जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपनी YouTube चैनल TCG क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, लंबे समय के बाद में आज क्लास ली जा रही है। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश लगभग सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बड़ा वंश नहीं है, शॉर्ट में हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार प्रश्न बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, तो हम इसका डीपली अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश को हम पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 8वीं से 12वीं सदी माना जाता है, यानी राजस्थान के अंदर 8वीं से 12वीं सदी जो के मध्य में जो शासन करने वाला वंश था वो था प्रतिहार वंश। ओके, तो सामान्य तौर पर इनके शासन की अवधि जो मानी जाती है वो 8वीं से 12वीं सदी मानी जाती है। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम है RC मजूमदार, जिनका नाम है RC मजूमदार। यदि RC मजूमदार की बात करें तो वो राजस्थान के अंदर 6वीं से 12वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन मानते हैं। 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी के मध्य ये गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन राजस्थान के अंदर मानते हैं। ठीक है, स्पेशली RC मजूमदार की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सामान्य तौर पर 8वीं से 12वीं सदी इनका शासन का पीरियड है वो माना जाता है। अब हम जितने भी वंश पढ़ेंगे उन वंशों में सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो आता है उनकी उत्पत्ति से संबंधित, यानी जो भी वंश होगा उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कौन कौन से मत उसके लिए प्रचलित है, यहाँ से प्रश्न आता ही है। तो इसको हम देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इससे इनकी उत्पत्ति से संबंधित हमें एक मत मिलता है जिस मत का नाम है अग्निकुंड का मत। क्या नाम है? अग्निकुंड का मत। अग्निकुंड का मत है, ये क्या है? थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। अग्निकुंड का मत है, ये क्या है? ऐसा माना जाता है कि एक बार आबू पर्वत के ऊपर गुरु वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्होंने वहाँ पर यज्ञ करने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया, राक्षसों के द्वारा उनके यज्ञ को डिस्ट्रॉयड करने का प्रयत्न किया गया, यानी उनके यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया गया। गुरु वशिष्ठ परेशान हो जाते हैं, बार बार यज्ञ संपूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उतना ही डिस्टर्ब राक्षसों के द्वारा किया जाता है। अंततः गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धा उतारे, और ऐसा माना जाता है कि उन 4 योद्धाओं ने मिलकर के गुरु वशिष्ठ का यज्ञ संपन्न करवाया। उन योद्धाओं में सबसे पहले एक योद्धा उतारा गुरु वशिष्ठ ने, जिसे प्रतिहार के नाम से जाना गया, यानी प्रतिहार योद्धा उतारा सबसे पहले। नंबर 1 पे प्रतिहार योद्धा, उसके बाद में परमार, प्रतिहार के बाद में परमार योद्धा को उतारा। उसके बाद में चालुक्य, 3 नंबर पे चालुक्य, चालुक्य जिसे सोलंकी के नाम से भी जानते हैं, चालुक्यों को ही सोलंकी भी कहते हैं, तो चालुक्य या सोलंकी योद्धा उतारे। और सबसे अंत में उन्होंने उतारा चौहान योद्धा, चौहान। ठीक है, चौहान योद्धा। इस प्रकार से 4 योद्धा उतारे, और
इन 4 योद्धाओं ने गुरु वशिष्ठ का यज्ञ संपन्न करवाया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले प्रतिहार योद्धा उन्होंने उतारा, उसके बाद में परमार, चालुक्य और चौहान। कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने अपने यज्ञ को संपन्न करने के लिए सबसे पहले किस योद्धा को उतारा, तो ध्यान रखना है प्रतिहार को, सबसे अंत में चौहान को। इस प्रकार से ये इन चारों का क्रम भी आपको याद रख लेना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 योद्धा उतारे और 4 योद्धा मिलकर के या चारों योद्धाओं ने गुरु वशिष्ठ का यज्ञ है उसको संपन्न करवाया। यहाँ पर हम बात करें प्रतिहार, ये जो गुर्जर प्रतिहार है इसमें देखो प्रतिहार जो शब्द है, सबसे पहले तो ये जो प्रतिहार शब्द है इसका अर्थ ही पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, द्वारपाल यानी द्वार के ऊपर रह करके और उसकी रक्षा करने वाला, गेट के ऊपर रहने वाला जो होता है उसको द्वारपाल के नाम से जानते हैं। ये जो प्रतिहार है ये लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण हैं उनके वंशज माने जाते हैं। द्वारपाल इनको कहा जाता है प्रतिहारों को। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति से संबंधित हम बात कर रहे थे, तो इनकी उत्पत्ति जो मानी गई है वो अग्निकुंड से मानी गई है। अग्निकुंड से मानी गई है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में इस अग्निकुंड का मत मिलता है, यानी अग्नि से उत्पन्न होना प्रतिहारों को बताया गया है। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसके जो रचयिता है उसका नाम आपको ध्यान रखना है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई या कहीं पर आपको चंद्रवरदाई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि गुर्जरों की जो उत्पत्ति हुई है, प्रतिहार शासकों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है, यानी गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड के अंदर से इनको उत्पन्न किया है। ठीक है, तो ये ग्रंथ है, इसका नाम पूछा जाता है, इसके राइटर का नाम पूछा जाता है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है और चंद्रवरदाई इसके रचयिता है। ओके, अब आप कहोगे कि क्या अकेले चंद्रवरदाई ने ऐसा माना है? नहीं, चंद्रवरदाई ने तो ये कहा है, लेकिन उनका समर्थन करने वाले विद्वान भी हैं। उन समर्थन करने वाले विद्वानों में 2 नाम आपको ध्यान रखने। एक का नाम है मुहनोत नैणसी, जिन्होंने नैणसी जी ख्यात लिखी है, मुहनोत नैणसी, एक तो ये हो गए। दूसरे हमारे राज्य कवि यानी राजस्थान के राज्य कवि हैं जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। इन दोनों विद्वानों ने अग्निकुंड का जो मत है उसका समर्थन किया है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। यानी अग्निकुंड से उत्पन्न होना मानने वाले विद्वानों की बात की जाए तो एक नाम चंद्रवरदाई, दूसरा मुहनोत नैणसी और तीसरा सूर्यमल मिश्रण। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा कुछ विदेशी विद्वान हुए हैं जिन्होंने प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेश से मानी है, उनके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस विद्वान ने इनको विदेशी जाति से उत्पन्न होना माना है, या विशेष जाति का नाम भी दिया जा सकता है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें ध्यान रखना है, एक नाम तो याद रखना है आपको, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं कर्नल जेम्स टोड, एक नाम तो ये याद रखना है। ठीक है, अब कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने प्रतिहारों को विदेशी कहा है। विदेशी के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने विदेश में भी एक खज्जर जाति हुई, खज्जर जाति, उस खज्जर जाति से उत्पन्न होना माना है इनको, प्रतिहार शासकों को। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से विदेशी इतिहासकार हुए उनकी बात करें तो एक है
क्या नाम है, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम ने प्रतिहारों को शक या यूची, विदेशी जाति है ये भी, शक या फिर यूची जाति से उत्पन्न होना बताया। कर्नल जेम्स टोड ने खज्जर जाति से और कनिंघम ने शक या यूची जाति से इनका उत्पन्न होना बताया। इसके अलावा जॉर्ज कैनेडी, इसके अलावा बात करेंगे हम जॉर्ज कैनेडी की। जॉर्ज कैनेडी ने इनको विदेशी मूल का बताया, लेकिन विदेशी मूल में भी बात करें तो ईरानी मूल, यानी ईरान से इनको उत्पन्न होना बताया। ईरानी मूल से इनकी उत्पत्ति बताई है। किसने? जॉर्ज कैनेडी ने। इसके अलावा एक और विदेशी विद्वान हैं जिनका नाम है जैक्सन, जैक्सन ने इन्हें हुणु की संतान कहा है, हुणु की संतान बताया है। किसने? जैक्सन ने। यहाँ से प्रत्येक इतिहासकार से प्रश्न पूछा गया है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ चुका है पहले कि खज्जर जाति से उत्पन्न होना किसने माना है, तो कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने प्रतिहारों की उत्पत्ति है वो किस जाति से मानी है, तो आपको ध्यान रखना है खज्जर जाति, जो कि एक विदेशी जाति। कैसी जाति है? विदेशी। ये सारी विदेशी जाति हैं। ठीक है, कनिंघम ने इनको शक या यूची का है, जॉर्ज कैनेडी ने इनको ईरानी मूल का बताया है, और जैक्सन इन्होंने इनको बताया है हुणु की संतान। ठीक है, इसके अलावा एक भारतीय इतिहासकार है, या यूं कहूं कोई राजस्थानी इतिहासकार है, जिनका नाम है डॉक्टर भंडारकर। उस डॉक्टर भंडारकर ने भी प्रतिहार शासकों को विदेशी माना है, लेकिन कैसा विदेशी माना है? ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण। क्या माना है? विदेशी ब्राह्मण तो माना है, लेकिन साथ में कैसा भी ब्राह्मण माना है? विदेशी ब्राह्मण इनको बताया है। ओके, तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने, इनकी उत्पत्ति से संबंधित। एक तो मत याद रखना है, अग्निकुंड का मत। अग्निकुंड के मत की बात करें तो उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? उसका उल्लेख हमें पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसके रचयिता पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हैं, उसके रचयिता हैं चंद्रवरदाई। और उनका समर्थन करने वाले विद्वानों की बात की जाए तो एक तो हैं सूर्यमल मिश्रण और दूसरे हैं नैणसी, मुहणोद नैणसी। ठीक है, इसके अलावा विदेशों से उत्पन्न होना वालों में बताया है कर्नल जेम्स टोड ने खज्जर जाति से, कनिंघम ने शक या यूची जाति से, जॉर्ज कैनेडी ने ईरानी मूल का कहा है, और जैक्सन ने इनको हुणु की संतान कहा है। डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण बताया है, लेकिन कैसे ब्राह्मण? विदेशी ब्राह्मण कहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब राजस्थान के अंदर इन्होंने शासन किया, इनके शासन करने का, ये तो इनकी उत्पत्ति से संबंधित मत थे। इनके शासन करने से संबंधित हमें कहां से इनका उल्लेख मिलता है जिससे हम ये कह सकें कि राजस्थान के अंदर प्रतिहार शासकों का शासन रहा? तो हम देखेंगे इनसे संबंधित जो हमें प्रमाण मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनके अंदर हम बात करेंगे शिलालेख। दो प्रकार, यानी एक तो होता है शिलालेख, एक होता है गुहालेख। गुफा के अंदर जो लिखा होता है वो गुहालेख कहलाता है। शिला यानी चट्टान, चट्टानों के ऊपर जो लेख लिखा होता है उसको कहते हैं शिलालेख। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर 8वीं से 12वीं सदी तक प्रतिहारों का शासन रहा, जिसका उल्लेख हमें विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से मिलता है। और इन शिलालेखों की बात करें तो इन शिलालेखों में आपको 4 शिलालेखों का नाम याद रखना है। एक तो है राधनपुर का शिलालेख, राधनपुर का शिलालेख। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि प्रतिहारों की शासन के बारे में जानकारी देने वाला निम्न में से कौन सा शिलालेख है या कौन सा शिलालेख नहीं है। तो एक नाम याद रखना है आपको, राधनपुर का शिलालेख।
दूसरा है नीलकुंड का शिलालेख। नीलकुंड, नीलकुंड को आपको यहाँ पे क के स्थान पे कई जगह ग भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी नीलकुंड भी हो सकता है। तो दूसरा शिलालेख आपको याद रखना है, नीलकुंड का शिलालेख। तीसरा है देवली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? देवली का शिलालेख। और 4 नंबर पे है करहड़ का शिलालेख। क्या है? करहड़ का शिलालेख। ये 4 शिलालेख हैं जो गुर्जर प्रतिहारों का राजस्थान में शासन मानते हैं। ठीक है, चारों शिलालेखों के नाम आपको याद रख लेने हैं। इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक भी आप याद रख सकते हो और ट्रिक के माध्यम से थोड़ी और आसानी हो जाएगी। क्या है ट्रिक? ट्रिक है रानी देख, रानी देख गुर्जर आया। रानी देख गुर्जर आया, ये छोटी सी ट्रिक हो जाती है। यानी रानी देख, कै, यहाँ पे कै पढ़ना है आपको, कै ही लिखना है। ठीक है, खे के स्थान पे कै। यहाँ से रा से क्या बनेगा? राधनपुर का शिलालेख। नी से बन जाएगा नीलकुंड का शिलालेख। दे से बन जाएगा देवली का शिलालेख। और कैसे? करहड़ का शिलालेख। गुर्जर से गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। ये तो हो गया शिलालेख, यानी कौन कौन से शिलालेख जिनके माध्यम से हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने जो शासन किया उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा कुछ साहित्यिक सोर्सेज भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, यानी साहित्यिक स्रोत। शिलालेख के बाद में हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। 2 नंबर पे क्या देखेंगे? साहित्यिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अंदर बात करें तो साहित्य हमने एक देखा, अभी अग्निकुंड का मत देखा है। अग्निकुंड का मत, उसकी जानकारी हमें किस साहित्य से मिलती है या किस ग्रंथ से मिलती है? तो अभी मैंने बताया था, एक दोबारा से पुनः एक बार स्मरण करवा देता हूँ। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है, मैं जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके नाम और उनके रचयिता जो हैं उनके नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो ग्रंथ आपको याद रखना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये इस ग्रंथ से हमें प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है कि कौन कौन से प्रतिहार शासक हुए और कब कब उन्होंने किस प्रकार से शासन किया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे कूलेमाला। कूलेमाला ये ग्रंथ मिलता है। अच्छा, इनके शासकों की इसके रचयिताओं के नाम भी लिखता जाता हूँ। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो हमने देखा, चंदवरदाई। चंदवरदाई। इसके बाद में कूलेमाला, इसके रचयिता हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। तीसरा ग्रंथ हमें देखने को मिलेगा हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण। कौन सा ग्रंथ देखने को मिलेगा? हरिवंश पुराण। पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई, कूलेमाला, उद्योतन सूरी, हरिवंश पुराण, जिसके रचयिता हैं हरिवंश पुराण के रचयिता हैं जिन सेन सूरी। क्या नाम है? जिन सेन सूरी। जिन सेन सूरी। 3 ग्रंथ हो गए, पृथ्वीराज रासो, कूलेमाला, हरिवंश पुराण। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इनका इतिहास राज तरंगिणी में। राज तरंगिणी। तरंगिणी। राज तरंगिणी या तरंगिणी ऐसे आपको देखने को मिलेगा, जिसके राइटर हैं कल्हण। ये बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसमें
कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है राजतरंगिणी के अंदर, जिसके राइटर या जिसके जो लेखक हैं वो हैं कल्हण। ठीक है, इसके अलावा हर्ष चरित, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। हर्ष चरित, आगे हम चर्चा भी करेंगे इसकी। हर्ष चरित जिसके रचयिता हैं राजस्थान के कवि हैं बाण भट्ट, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। ये जो 5 ग्रंथ हो गए, 4 शिलालेख हुए। 4 शिलालेखों की मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक बताई है? रानी देख गुर्जर आया। इस ट्रिक के माध्यम से ये 4 शिलालेख हैं वो याद हो जाएंगे। रानी देख गुर्जर आया, 4 शिलालेख जो इनकी जानकारी देते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। इसके बाद में 5 साहित्यिक ग्रंथ हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। कितने हैं? 5। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित, कुलयमाला उद्योतन सूरी के द्वारा रचित, हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी के द्वारा रचित, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित और हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ से हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं, उनके माध्यम से भी हमें गुर्जर शासकों की जानकारी मिलती है। यानी राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, उसकी हमें जानकारी मिलती है। इनमें हम देखेंगे अरबी यात्री, और जिनमें सबसे फेमस नाम आता है, यानी 3 नंबर पे देखेंगे हम विदेशी यात्री। क्या देखेंगे? विदेशी यात्री। और विदेशी यात्रियों की बात करें तो अरब यात्री, और अरब यात्रियों में सबसे फेमस नाम अरबी यात्री है जिसका नाम है, क्या नाम है? सुलेमान। ये सुलेमान राजस्थान के अंदर आया, अरबी यात्री है, राजस्थान के अंदर आया, और इसने गुर्जर जो हैं उनको कहा जुर्ज, गुर्जरों को कहा जुर्ज। यानी गुजरात जो प्रांत है उसके आसपास गुजरात जो प्रांत नाम पड़ा है वो भी गुर्जर जाति के आधार पर पड़ा है। गुजरातरा के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, अरबी यात्री सुलेमान राजस्थान में आए, विशेष तौर पे पश्चिमी राजस्थान में, और उन्होंने गुर्जरों को जुर्ज के नाम से पुकारा या संबोधित किया। इसके अलावा एक और अरबी यात्री हैं जिनका नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी ने भी इनको जुर्ज कहा है, लेकिन सुलेमान ने तो कहा है जुर्ज, और अल मसूदी ने अपने नाम के पहले अल आ रहा है तो इनको कहा है अल जुर्ज। क्या कहा? अल जुर्ज। ओके, इसके अलावा एक बहुत ही फेमस चीनी यात्री आया जिसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चीनी यात्री जिसका नाम है हेवेनसांग। आपको हेनसांग या हवेनसांग इस प्रकार से नाम देखने को मिलेगा, जो कनिष्क के समय में भारत में आया था। ठीक है, जिसने सीयूकी की रचना की। सीयूकी की रचना, ये पुस्तक है इनकी प्रसिद्ध, सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की है हेनसांग ने। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सीयूकी किसकी रचना है, तो हेनसांग की। ठीक है, इस हेनसांग ने भी राजस्थान के अंदर गुर्जरों का शासन जो था उस समय प्रवेश किया, राजस्थान में आए, और राजस्थान में जो गुर्जर थे उनको इन्होंने कहा कुचेलो। क्या कहा? कुचेलो, यानी जो शत्रु होते हैं उनका विनाश करने वाला कहा। कुचेलो चीनी भाषा का शब्द है जिसमें उन्होंने कहा इनको कुचेलो, गुर्जरों को। ठीक है, ये कुचेलो कहा। और यहाँ पे ये आए थे जालोर में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में किस प्रांत में आए, तो जालोर में। कहाँ आए? जालोर में। जालोर में भी स्पेशल बात करें तो जालोर के अंदर है भीनमाल। कहाँ पे? भीनमाल। और इस भीनमाल को उन्होंने कहा पीलो मोलो, यानी पीलू मोलो के नाम से इसको संबोधित किया है। किसको? भीनमाल को।
तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि गुर्जर जो है उनको कुचेलो कहा, इसका मतलब गुर्जरों का यहाँ पे शासन था। ओके, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हमने देखा गुर्जर प्रतिहार शासकों का पहले शासन कब से कब तक रहा, आरसी मजूमदार ने कब तक बताया, इनकी उत्पत्ति के जो स्रोत हैं यानी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई उनको हमने देखा। इसके बाद में राजस्थान के अंदर गुर्जरों ने शासन किया, उनका हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उन सब की बात हमने की, जिसमें हमने देखा शिलालेख 4, उसके बाद में हमने देखा साहित्यिक सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, उसके अंदर 5 पुस्तकों का नाम और उनके राइटरों का नाम मैंने आपको याद करवाया, और कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने भी यहाँ पर इनकी जानकारी दी। ठीक है, अब आज चलते हैं मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे, मुख्य पॉइंट पे हम चलेंगे और मुख्य पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे